जेम्स एस ट्यूजिनबेरी ने 1958 में एक नया कॉन्सेप्ट दिया रिगार्डिंग द थियोरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज द फाइनेंशियल थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि उसने थियोरी दिया क्योंकि कीन्स के अकॉर्डिंग जो सप्लाई ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स है वो मेनली बैंक से आता है. सो दैट इज द रीजन ही आर्ग्यूड कि ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. बट ड्यूजिनबेरी ने अपने थियोरी में एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट दिया और उसके अकॉर्डिंग जो सप्लाई ऑफ मनी है वो 3 सोर्सेज से मेनली आता है, ना कि सिर्फ बैंक से उधार लेके आता है. तो वो क्या सोर्सेज हैं उसको उसने पहले सब कैटेगराइज किया इंटरनल सोर्सेज में और एक्सटर्नल सोर्सेज में ब्रॉडली. और उसके अंदर इंटरनल सोर्स क्या है, दैट इज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो कि फर्म्स अपने पास रखती हैं, और इसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जो मैं दूसरा डेप्रिसिएशन बता रही हूँ. सो इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या आ गई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द फर्म्स, मतलब कि जो कि मेंटेनेंस ऑफ के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट होती है फर्म्स की उस उत्पादन के लिए. और दूसरा प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, जो कि कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, फर्म के एक्सपेंशन के लिए या डेवलपमेंट के लिए या रिसर्च के लिए रखा जाता है. तो दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेस, जिसको कि उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज सप्लाई ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक्स एंड सप्लाई ऑफ फंड्स थ्रू सेलिंग shares in the equity market, that is known as the equity capital उसको बोलते हैं, राइट. सो जो दूसरा सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स में, जो पहला है दैट इज सप्लाई ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक्स. ये जो कीन्स ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है अपना कि कहाँ से जो है फंड्स निकलते हैं निवेश के लिए, वही सेम चीज यहाँ पे लिया है. एक्सटर्नल सोर्सेज का एक कैटेगरी है सप्लाई ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक्स, राइट, जो कि अगेन डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करता है, जैसे कि कीन्स का भी आर्ग्यूमेंट है या पोस्ट कीन्स का भी आर्ग्यूमेंट है, राइट. बट जो तीसरा जो पार्ट है ऑफ द sources of that is the supply of funds by selling the shares in the equity market, right. तो फर्में अपनी शेयर्स को बेच के स्टॉक मार्केट में या इक्विटी कैपिटल जनरेट करती है अपने लिए, अगर उसको फंड्स कम पड़ते हैं तो इन दैट केस, राइट. सो जितने भी ये 3 सोर्सेज हैं, जो पहला कैटेगरी है दैट इज इंटरनल सोर्स में आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज वेरी लेस, राइट, एज कंपेयर टू द अदर 2 कॉस्ट. ये सिर्फ इस पे जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो क्या है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट वेरी फंड, राइट, जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द फर्म है. वो क्योंकि अगर वो पैसा अगर वो निवेश नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट करेंगे, राइट, बैंक्स में, और उनको वहां से डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होगा. तो दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉरगॉन बाय द फर्म और कंपनी, राइट. सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ द फर्म्स इन दैट केस, राइट. सो ये हो गया. सो इसी वजह से इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सबसे कम रहता है या एक स्टेबल रहता है. जब आप डायग्राम मैं बताऊंगी अभी तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से और समझ आएगा. देन दूसरा जो है आपका बैंक्स के द्वारा जो फंड जनरेशन होता है बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, वहां पे आपको थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द इंटरनल सोर्सेस आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे या हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वहां पे बेयर करना पड़ता है एज कम्पेयर टू द इंटरनल सोर्सेस. वो क्योंकि जितना आप बैंक से आप पैसे ज्यादा या लोन अमाउंट ज्यादा लेते जाएंगे, वैसे वैसे जो बैंक्स की जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा बैंक्स के लिए ऑफ द क्योंकि उनकी रिकवरी कैसे होगी, रीपेमेंट कैसे होगा, राइट, उसके लिए वो चीजें बढ़. सो क्योंकि बैंक्स के लिए रिस्क ऑफ रिकवरी जो है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे लोन अमाउंट बढ़ते जाता है. सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ते जाएगा जैसे जैसे लोन अमाउंट बढ़ते जाएगा. सो लोअर इज द अमाउंट ऑफ लोन, लोअर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड हायर इज द अमाउंट ऑफ लोन, हायर विल बी द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और कैपिटल, राइट.
सो ये हो गया दूसरा सोर्स आपका। फिर आपका तीसरा सोर्स है दैट इज द इक्विटी कैपिटल, राइट। सो जो फर्म्स हैं वो ट्राई करेंगी तीसरा सोर्स जनरेट करने की जब उनको फंड्स की कमी होगी, तो बाय शेयरिंग बाय सेलिंग दी शेयर्स इन द इक्विटी मार्केट, राइट, और इन द स्टॉक मार्केट। सो वहां से वो अपने असेट्स को सेल करके, बॉन्ड्स को सेल करके वो अपने लिए फंड्स जनरेट करती है, राइट। सो ये एक सबसे कॉस्टलियर अफेयर है टू अ कंपनी और फर्म। सो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सबसे अधिक होती है, राइट। तीसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर है, दूसरा पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर है उस टाइम इस पे, राइट। सो जो तीसरे सोर्स से आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और ज्यादा देनी पड़ती है। तो जब मैं डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, सो उस डायग्राम में आपको समझ जब जो डायग्राम बना है मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ एक बार मैं। So here is the diagram that I have sent. यहाँ पे अब आप देख रहे हैं on OX axis we have taken investment और OY axis पे हमने और vertical axis पे हमने rate of interest या cost of borrowing funds लिया है, right? So देख रहे हैं आप O to A हॉरिजॉन्टल लाइन में ओ एक्स एक्सिस पे, यानी कि ओ टू ए हम देख रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बोल सकते हैं आप, वो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक एक लाइन हमने खींची हुई है, राइट। सो हमें ये पता चल रहा है कि जो ये ए तक लाइन है, ठीक है, वहां पे हमारा जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट इज फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, राइट, एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और या फिर डेप्रिसिएशन का कॉस्ट है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा टिल जहाँ पे हमारा इंटरनल सोर्सेस खत्म नहीं हो जाता है, राइट। देन फ्रॉम ए टू बी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगेन ओ एक्स एक्सिस में मैं बता रही हूँ जो ए टू बी आपका आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग का ये जो या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का ये कर्व है, ठीक है, जिसको मैं इलाबोरेट कर रही हूँ अभी। सो वहां पे ए टू बी जो जा रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। मतलब कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है ऐसे में, क्योंकि अब आपने एक्सटर्नल सोर्सेज से लोन लेना शुरू कर दिया। और मैंने रीजन बताया कि जब मैं बैंक से जब दूसरा सोर्सेज में बता रही थी, तो एक्सटर्नल सोर्स में जब मैंने बैंक लोन्स की बात की तो मैंने बताया कि क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, जैसे जैसे आप लोन का अमाउंट बढ़ाते हैं रिस्क ऑफ रिकवरी ज्यादा हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो बढ़ाते हैं, राइट। सो ऐसे में आपको ज्यादा वो चार्ज करेंगे, राइट। सो उसके बाद बी टू सी आपका कहाँ से फंडिंग हो रही है, दैट इज इक्विटी फंड्स फ्रॉम और कैपिटल, ठीक है, इक्विटी फंड्स और कैपिटल या इक्विटी कैपिटल भी बोल सकते हैं, जो कि आप शेयर्स या बॉन्ड्स या अपने कंपनी के एसेट्स को बेच के फंड कर रहे हैं या फाइनेंस कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो वहां पे आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज फ्रॉम बी टू सी। आप देख रहे हैं MCF आपका जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का जो लाइन है वो और ज्यादा ऊपर को ही बढ़ रही है, राइट। सो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा सोर्सेज हम बढ़ा रहे हैं या एक्सटर्नल सोर्सेज में आ रहे हैं, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ फंड्स वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। वो रीजन हमने पहले ही बता दिए थे, राइट। All okay, till now what we have explained is the supply side of the investment. हमने supply of कैसे इफेक्ट होता है बाय द कॉस्ट ऑफ फंडिंग और बोरोइंग, राइट, उसके बारे में अभी तक डिस्कस किया, राइट। सो सप्लाई का जो हमारा कर्व है दैट इज द MCF और द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग वाला जो कर्व था दैट विल बी द सप्लाई कर्व। नाउ डिमांड साइड में जब हम आएंगे तो हमें, क्योंकि कोई भी थियरी है, ठीक है, देयर आर टू साइड्स और हमें एक इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है, राइट, और डिटरमिन करना है कि कहाँ पे निवेश होना चाहिए, राइट। सो डिमांड साइड में हमारा ड्यूजनबेरी ने, अकॉर्डिंग टू ड्यूजनबेरी, क्योंकि ये थियोरी पढ़ रहे हैं, तो ड्यूजनबेरी ने डिमांड फॉर मनी इज डिटरमिन्ड बाय द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, राइट, जो कि कीन्स की थियोरी में हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे उसने बताया कि व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, दैट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ profitability, right, by investing a
यूनिट ऑफ बाय रेजिंग द इन्वेस्टमेंट और यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रेज करने से कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, राइट, डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉस्ट, है ना, कॉस्ट ऑफ सप्लाई प्राइस जिसको बोलते हैं, या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, नॉट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बोलेंगे हम, मतलब कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट जो होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना, रेट ऑफ रिटर्न वहां पे कितना मिलने वाला है, उस पे डिपेंड करेगा, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, राइट. ऑल राइट, the point of equilibrium will be drawn where the rate of return and the cost are equal to each other, ठीक है, that will be the point of equilibrium. So वो equilibrium कैसे होगा? By the intersection of two curves, that is marginal efficiency of capital या marginal propensity to invest का कर्व बोल लीजिए, ठीक है, जो कि डिमांड साइड का कर्व है, और सप्लाई साइड का कर्व दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग का कर्व है, राइट. सो जहां पे दोनों में इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द इक्विलिब्रियम, राइट, पॉइंट जहां पे हमारा निवेश डिटरमिन या निर्धारित होगा, राइट. सो दिस इक्विलिब्रियम will continue in the economy so long as there is no changes in the investment and the cost, right. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे डायग्राम में हमने ओ एक्स एक्सिस में इन्वेस्टमेंट को लिया है, निवेश को लिया है, और ओ वाई एक्सिस में हमने लिया है कॉस्ट ऑफ रेजिंग इन्वेस्टेबल फंड्स या फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बोल लीजिए, राइट. तो आप देख रहे हैं जो एमसीएफ का कर्व है, ठीक है, सिर्फ एमसीएफ के कर्व को पहले देखिए, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग या फाइनेंसिंग, ठीक है, का जो बीच वाला कर्व है आपको, वो आपका पहला या ओरिजिनल जो एमसीएफ है, ठीक है, वो है. अब ये ऊपर को क्यों खिसकता है, ठीक है, ऊपर को मतलब कि एमसीएफ 2 क्यों होता है, वो तब होता है जब मैंने आपके सोर्सेज एक्सप्लेन किए, मैंने बोला कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ फंड्स बढ़ जाता है जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज की ओर जाते हैं, और हमारा इंटरनल सोर्सेज इन्वेस्टेबल फंड्स में धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक्सटर्नल सोर्सेज बढ़ते जाएगा, तो आपका एमसीएफ ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा और एमसीएफ 2 बन जाएगा, जो कि दिखा रहा है हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को दिखा रहा है, या हायर कॉस्ट ऑफ रेजिंग इन्वेस्टेबल फंड्स को दिखा रहा है. और अगर हम नीचे को आए एमसीएफ से एमसीएफ 1 में आएंगे, तो नीचे वाला कर्व आपको दिखाएगा दैट जैसे ये दिखा रहा है कि हमारा जो टोटल इन्वेस्टेबल फंड्स है उसमें इंटरनल सोर्सेज जितना अधिक होगा, दैट मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है से के द्वारा इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, वो जितना अधिक होगा उतना ज्यादा आपका कॉस्ट ऑफ, उतना ही आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा. दैट इज द रीजन आपका एमसीएफ 1 का जो कर्व है वो नीचे को खिसक गया और लेस कॉस्ट को दिखा रहा है, और ज्यादा निवेश होने पे भी वो कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग या कॉस्ट ऑफ रेजिंग इन्वेस्टेबल फंड है वो कम हो गया है, राइट. सो दैट इज द रीजन वो ऊपर नीचे किस लिए खिसक रहा है, दैट इज द रीजन, राइट. अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने पहले ही बताया कि आपको पहले वो पढ़ना था, राइट. तो आपको पता है वो नेगेटिवली स्लोपिंग क्यों होता है ना. वैसे तो जब निवेश केन्स ने बताया कि निवेश 2 चीजों पे डिपेंड करता है, दैट इज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. तो दोनों में कंपैरिजन जब होता है तो निवेश बढ़ता कब है, जब एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा हो. बट दोनों में जो संबंध है दैट इज नॉट वेरी सिंपल, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. वो कॉम्प्लिकेटेड किस सेंस में, क्योंकि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का आप कर्व देख रहे हैं वो नेगेटिवली स्लोपिंग है, वो पॉजिटिवली स्लोपिंग नहीं होता, वो नेगेटिवली स्लोपिंग है. वो क्या दिखा रहा है आपका कि आप क्यों रीजंस क्या रहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के घटने के. ओके, तो एमईसी के डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिवली स्लोपिंग होने का रीजन क्या है, बिकॉज क्योंकि जब एमईसी ज्यादा होगी, ठीक है, एमईसी ज्यादा होगी तो डिमांड फॉर कैपिटल स्टॉक ज्यादा होगा. मैंने जैसे बताया कि कीन्स का आर्ग्यूमेंट है ये,
कि एज कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एमईसी ज्यादा है, दैट मीन्स निवेश ज्यादा होगा। जब निवेश ज्यादा होगा तो डिमांड फॉर कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। जब डिमांड फॉर कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा तो प्राइसेस ऑफ कैपिटल को क्या के साथ क्या होगा, वो भी रेज हो जाएंगे, वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। सो इमीडिएटली इट विल इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। सो कॉस्ट या लागत जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। जब लागत ज्यादा है तो नेचुरली आपका एमईसी घटना शुरू हो जाएगा। और दूसरा एक और रीजन है कि एमईसी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने पे एमईसी क्यों घटता है, दूसरा ये है कि जैसे जैसे निवेश बढ़ेगा, एमईसी ज्यादा होने की वजह से निवेश बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, सो उसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई एक्सेस में होगा। जब सप्लाई एक्सेस में होगा, वस्तुओं और सेवाओं की एक्सेस सप्लाई होने पे क्या होता है, कीमतें घटती है, राइट। सो कीमतें घटती है तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न कम हो रहा है, right? So it again leads to fall in the MEC, marginal efficiency of capital या rate of expected profitability. So these are the various reasons कि आपका MEC का कर्व डाउनवर्ड या नेगेटिवली स्लोपिंग रहता है। So हम आते हैं उसी डायग्राम पे वापस से। सो डायग्राम में आप देख रहे हैं जो मैंने बता दिया MCF का अपवर्ड और डाउनवर्ड जो खिसकने का रीजन। सिमिलरली आपका MEC का कर्व भी ऐसे ही ऊपर और नीचे को खिसक रहा है, राइट। सो अब दोनों में जो इक्विलिब्रियम, जहां इंटरसेक्शन होता है वहां इक्विलिब्रियम है। सो ओरिजिनल MCF का पे आइए आप, राइट। सो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, राइट, जहां पे MCF का कर्व एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट या फिर आप मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोल लीजिए, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। सो दैट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट डिटरमिन्ड एट दिस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। यहाँ पे मैंने डायग्राम में मैं लिखना भूल गई, आप वहां पे R लिख सकते हैं, right, which will be the cost of raising investable funds. It is not the rate of interest, just not the rate of interest, बल्कि cost of raising investable funds है वो, right. So इस तरह से आपका इक्विलिब्रियम तय किया जाता है। ओके तो इक्विलिब्रियम में जो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं डायग्राम में फ्रॉम E to E1, E to E2, राइट, वो किस वजह से हो रहा है नाउ, वो होने का रीजन क्या है, दैट इज ड्यू टू द शिफ्ट इन MPI, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट या फिर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोल लीजिए। नाउ इसके शिफ्ट होने के क्या फैक्टर्स रहते हैं या क्या कारण रहते हैं, देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट कॉजेज द शिफ्टिंग ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट कर्व या फिर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कर्व, ठीक है। फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। जब प्रॉफिटेबिलिटी या रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेचुरली या आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट है वो कहाँ को शिफ्ट होगा, वो राइट साइड को शिफ्ट होगा, राइट, ऊपर को शिफ्ट खिसकेगा वो, राइट। अगर प्रॉफिट कम हो घटता है, लाभ घटता है तो वो नीचे को, दैट इज लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा। दूसरा रीजन है साइज ऑफ पॉपुलेशन। जब इंक्रीज होता है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे वस्तुओं और सेवाओं के, तो नेचुरली आपका रेट ऑफ प्रॉफिट और बढ़ेगा, तो MEC रिटर्न का रेट मतलब रेट ऑफ रिटर्न विल बी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विल बी मोर देन, राइट। तीसरा रीजन हो सकता है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपका टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से, राइट। सो जब जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा तो हायर आपका रिटर्न या हायर प्रोडक्टिविटी क्षमता हो जाती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्षमता कम कैपिटल में ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्षमता, दैट मींस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपकी और बढ़ जाएगी नेचुरली, राइट। और अगर दूसरा केस है तो ऑपोजिट विल हैपन, राइट। देन चौथा रीजन हो सकता है पॉलिटिकल कंसीडरेशंस का। पॉलिटिकल कंसीडरेशंस की मतलब आपके फेवर में सारी पॉलिटिकल डिसीजंस इस तरह की हो रही हैं कि आपके कंपनी के या फर्म के फेवर में वो चीजें आ रही हैं, तो अगेन इट विल लीड टू हायर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मूवमेंट इन दी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट और एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व टू द राइट साइड अगेन, ठीक है, ऊपर को वो खिसकेगा। और पांचवा रीजन हो सकता है एक्सपेक्टेशंस की वजह से, लॉन्ग रन एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि कीन्स ने कहा है देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेशंस को लीड करती है, ठीक है। जैसे कि क्या क्या फैक्टर्स वो कीन्स ने डिस्कस किया है,
कीन्स ने बताया है कि which are the factors which will determine that rate of that expectation या profit rate of expectation of regarding the profit और rate of return जिसको बोल सकते हैं, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कीन्स के अकॉर्डिंग. वो फैक्टर्स हैं प्रोबेबल डिग्री ऑफ फ्यूचर कंपटीशन, ठीक है, साइज ऑफ द एक्सपोर्ट मार्केट, है ना. तीसरा चेंजेस इन दी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज, और चेंजेस इन दी लेबर मार्केट, चेंजेस इन दी प्राइसेस ऑफ अदर फैक्टर्स, प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल एटसेट्रा थिंग्स, राइट. सो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि एक्सपेक्टेशंस कैसी होगी, राइट, रिगार्डिंग द फ्यूचर. दैट मीन्स लॉन्ग रन का डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा, राइट. सो इन 5 फैक्टर्स पे आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट का कर्व डिपेंड करता है, राइट. इनकी वजह से वो दाहिनी या बाइनी और खिसकता है. आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट का कर्व वो आप देख रहे हैं आपका डायग्राम में, राइट. तो आपको डायग्राम अब होपफुली समझ आ गया होगा. और आप यहाँ पे A2 A1 जो स्मॉल देख रहे हैं, वो क्या चीज है, वो ये है कि इंटरनल सोर्सेज आप देख रहे हैं. इंटरनल सोर्सेज का रीजन फ्रॉम वर्टिकल एक्सेस टू A2 में आप देख रहे हैं सबसे कम है. तो सबसे कम है दैट मीन्स इंटरनल सोर्सेज कम है. इंटरनल सोर्सेज जितने कम है, आपका MCF ऊपर को किसका हुआ है, MCF2 है वो, राइट. और जितना वो ज्यादा है जैसे कि फ्रॉम वर्टिकल एक्सेस टू A1 है, दैट मीन्स आपका इंटरनल सोर्सेज ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स, अदर आपके कॉस्ट, अदर जो फंड्स हैं, राइट, निवेश में जिनका पार्ट जो है कम है. उसकी वजह से आपका MCF या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होने की वजह से आपका MCF नीचे को किसका हुआ है. और अगर ओरिजिनल कर्व में देखें तो वो वर्टिकल एक्सिस से A तक है. दैट मीन्स आपका MCF का कर्व वहां से डिटरमिन होता है कि किस तरह से का वो कहाँ पे कितना रेंज करेगा, ऊपर या नीचे, राइट. सो इस तरह से ये इस तरह से समझाया. तो वो छूट गया था बीच में एक्सप्लेन करना, तो वो यहाँ पे मैंने बता दिया अभी. Okay, so this is it with the theory of Duesenberry, that is the financial theory of investment, right. At last you will write the points of criticism, right, and for that I will